जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, तो ये आपकी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एसोसिएट सोसाइटी के प्रवर्तक थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल की जो एसोसिएट सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकनेटोस, जेम्स प्रिंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। बंगाल की एसोसिएट सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी। इसके ऑप्शन है साइमन आयोग के प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत या क्रिप्स प्रस्ताव पर। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव पर। भारत की संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। इसके ऑप्शन है सी वी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना या अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, या हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ। तो इसका राइट आंसर होगा आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। इसके ऑप्शन है विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में की गई थी। इसके पहला महीना चैत्र होता है। शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था, या उत्तरी और दक्षिणी खंडों को किसने बनाया था। इसके ऑप्शन है एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टेसेल या हार्वर्ड बेकर। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक एडवर्ड लुटियंस थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी कीर्ति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। इसके ऑप्शन है चित्रा,
कपाल कुंडला, द कोड डांसर, चित्रांगदा। तो इसका राइट आंसर होगा कपाल कुंडला। कपाल कुंडला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कीर्ति नहीं है, बाकी चित्रा, द कोड डांसर और चित्रांगदा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कीर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। तो इसके ऑप्शन है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा या 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व का समाविष्ट 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के काल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है एल्गिन, कर्जन, मिंटो या रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के काल में 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है। इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है। इसके ऑप्शन है 250, 275, 300 या 500। तो इसका राइट आंसर होगा 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। इसके ऑप्शन है एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका राइट आंसर होगा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। इसका ऑप्शन है यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा यह घटता है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अक्षांश रेखाएं
ग्लोब पर खींची गई वे रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं तथा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तथा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।